आईपीओस की दुनिया भी कमाल की है। कभी लिस्टिंग के बाद शेयर की कीमत धड़ाम से नीचे गिर जाती है, तो कभी रॉकेट की तरह ऊपर भागती है। और इन्वेस्टर्स के दिल की धड़कनें भी साथ में ऊपर नीचे होती रहती हैं। बिल्कुल। पर क्या हो अगर इस उतार चढ़ाव को संभालने के लिए कोई टूल हो, कोई ऐसा मैकेनिज्म जो लिस्टिंग के बाद कीमत को स्टेबल रखने में मदद करे? बिल्कुल, और इसी टूल को कहते हैं ग्रीन शू ऑप्शन। ये आईपीओज और एफपीओज में प्राइस स्टेबलाइजेशन के लिए इस्तेमाल होने वाला एक बहुत ही जरूरी मैकेनिज्म है। तो चलिए आज इसी ग्रीन शू ऑप्शन की गहराई में उतरते हैं। हमारे पास जो नोट्स हैं वो इसे बहुत ही सरल तरीके से एग्जाम एस्पिरेंट्स और नए इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखकर समझाते हैं। हमारा मकसद है ये समझना कि ये आखिर है क्या, ये काम कैसे करता है और मार्केट और इन्वेस्टर्स के लिए ये क्यों इतना जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसे खोलकर समझते हैं। सबसे पहले एकदम सिंपल भाषा में ग्रीन शू ऑप्शन है क्या? देखिए, ये एक ऑप्शन है जो अंडरराइटर्स को यानी मर्चेंट बैंकर्स को आईपीओ में तय साइज से 15% ज्यादा शेयर बेचने की इजाजत देता है। अच्छा, 15% ज्यादा? हाँ, और इसका मुख्य उद्देश्य लिस्टिंग के बाद शेयर की कीमत में होने वाली जरूरत से ज्यादा वॉलेटिलिटी यानी उतार चढ़ाव को कंट्रोल करना है। ये नाम बड़ा मजेदार है, ग्रीन शू। इसका जूतों से कोई लेना देना है क्या? हाँ, एक तरह से है। इसका नाम अमेरिका की ग्रीन शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के नाम पर पड़ा है। ओह, सच में? हाँ, ये पहली कंपनी थी जिसने अपने अंडरराइटर्स को आईपीओ में ज्यादा शेयर बेचने की इजाजत दी थी और बस वहीं से ये नाम पॉपुलर हो गया। अच्छा, ये तो बड़ा दिलचस्प है। हाँ। पर अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। ये काम कैसे करता है? मान लीजिए अंडरराइटर्स ने 15% ज्यादा शेयर बेच दिए। हाँ। अब लिस्टिंग के बाद क्या होता है? यहीं पर दो अलग अलग केस बनते हैं जो इस पर डिपेंड करते हैं कि लिस्टिंग के बाद शेयर का प्राइस इशू प्राइस से ऊपर जाता है या नीचे। चलिए पहले केस की बात करते हैं। अगर शेयर की कीमत इशू प्राइस से नीचे गिर जाती है तब क्या होता है? तो ये है केस 1, जब कीमत गिरती है। इस सिचुएशन में अंडरराइटर्स खुले बाजार से शेयर खरीदना शुरू कर देते हैं। बाजार से? क्यों? इकोनॉमिक्स का सीधा नियम है। जब बाजार में कोई बड़ा खरीदार आता है तो डिमांड बढ़ती है और इससे कीमत को एक सपोर्ट मिलता है। अच्छा, तो ये पैनिक सेलिंग को रोकता है। बिल्कुल। और ये शेयर्स खरीद कर वो प्रमोटर को वापस कर देते हैं जिनसे उन्होंने ये अतिरिक्त शेयर उधार लिए थे। समझ गया। इस तरह ये मैकेनिज्म कीमत को एक हद से ज्यादा गिरने नहीं देता। यहाँ बात सच में दिलचस्प हो जाती है। अब देखते हैं इसका उल्टा। अगर शेयर की कीमत इशू प्राइस से ऊपर चली जाती है तब अंडरराइटर्स क्या करते हैं? तो ये है केस 2, जब कीमत बढ़ती है। हाँ। अब देखिए, मार्केट से शेयर खरीदना तो महंगा पड़ेगा। सही बात है। इसलिए अंडरराइटर्स बाजार से खरीदने के बजाय अपना ग्रीन शू ऑप्शन एक्सरसाइज करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, एक्सरसाइज करना मतलब? इसका मतलब है कि वो कंपनी से कहते हैं कि वो उन्हें 15% अतिरिक्त नए शेयर इशू करें। तो वो कंपनी से नए शेयर लेते हैं? हाँ, और कंपनी ये नए शेयर इशू प्राइस पर अंडरराइटर्स को देती हैं। अच्छा, मार्केट प्राइस पे नहीं, इशू प्राइस पर। एग्जैक्टली। इससे मार्केट में शेयर्स की सप्लाई बढ़ जाती है जो तेजी से बढ़ती हुई कीमत को कंट्रोल करने में मदद करती है। ये थ्योरी में तो समझ आ गया, पर नंबर्स के साथ एक उदाहरण इसे और भी साफ कर देगा। हमारे नोट्स में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। हाँ बिल्कुल, मान लेते हैं एक आईपीओ है 100 लाख शेयर्स का। हाँ। आईपीओ में 100 लाख शेयर ऑफर हुए, इशू प्राइस है 100 रुपए। ठीक है। और ग्रीन शू ऑप्शन 15% है यानी 15 लाख शेयर। तो आईपीओ में कुल 115 लाख शेयर बेचे गए। और ये 15 लाख शेयर अंडरराइटर ने प्रमोटर से उधार लिए हैं ना? बिल्कुल, ये सबसे जरूरी बात है। ठीक है, अब केस 1 देखते हैं। लिस्टिंग हुई और कीमत गिरकर 80 रुपए हो गई। तो अब अंडरराइटर क्या करेगा? वो बाजार से 15 लाख शेयर 80 रुपए के भाव पर खरीदेगा। इससे डिमांड बनेगी और कीमत को सपोर्ट मिलेगा और ये खरीदे हुए शेयर वो प्रमोटर को वापस कर देगा। उधार चुकता। इसमें तो अंडरराइटर को फायदा भी हो गया। शेयर बेचा 100 रुपए में और वापस खरीदा 80 रुपए में। हाँ बिल्कुल, ये जो प्रॉफिट होता है ये स्टेबलाइजेशन के खर्चों में काम आता है, जैसे ब्रोकरेज, टैक्सेस वगैरह। अच्छा, ये समझ गया। और अगर कीमत 130 हो जाए? तो अब आता है केस 2। कीमत बढ़कर 130 रुपए हो गई। हाँ। अब अंडरराइटर्स बाजार से तो नहीं खरीदेंगे, वो ग्रीन शू ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। मतलब वो कंपनी के पास जाएंगे? सही। कंपनी उन्हें 15 लाख नए शेयर 100 मतलब इशू प्राइस पर इशू करेगी। अंडरराइटर्स ये शेयर लेकर प्रोमोटर का उधार चुका देंगे। और इस तरह बाजार में शेयरों की कुल संख्या बढ़ गई। बिल्कुल, जिससे कीमत के बेहिसाब भागने पर एक तरह से लगाम लगती है। इशू करती है
वो तो सीधे अंडरराइटर के पास जाते हैं और फिर प्रमोटर के पास। वो शेयर खुले बाजार में तो बिक नहीं रहे, तो फिर मार्केट की सप्लाई कैसे बढ़ी? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब ही इस पूरे कॉन्सेप्ट की मतलब आत्मा है। अच्छा। देखिए, की इनसाइट ये है कि मार्केट में सप्लाई बाद में नहीं बल्कि आईपीओ के अलॉटमेंट के समय ही बढ़ चुकी थी। एक मिनट, वो कैसे? जब 100 लाख की जगह 115 लाख शेयर जनता को अलॉट किए गए, तभी सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड होने वाले शेयरों की सप्लाई बढ़ गई थी। ओह, तो असली खेल तो अलॉटमेंट के दिन ही हो गया था। बिल्कुल। बाद में जो नए शेयर इशू होते हैं वो बस उस शुरुआती बढ़ी हुई सप्लाई को परमानेंट और लीगल बनाते हैं। मतलब वो सिर्फ एक सेटलमेंट प्रोसेस है। एग्जैक्टली। इसका असली असर ये है कि अंडरराइटर को बाजार से शेयर वापस खरीदने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। अगर ग्रीन शू ऑप्शन नहीं होता और अंडरराइटर को 15 लाख शेयर बाजार से खरीदने पड़ते, तो सोचिए डिमांड का कितना बड़ा झटका लगता और कीमत शायद 150-160 तक पहुंच जाती। सही बात है। ग्रीन शू ऑप्शन इसी प्राइस एक्सप्लोजन को रोकता है। वाह, मतलब सप्लाई आईपीओ के समय ही बढ़ जाती है, बाद में तो बस उसका सेटलमेंट होता है। बिल्कुल। याद रखने के लिए एक लाइन है, सप्लाई राइजेस एट आईपीओ नॉट आफ्टर लिस्टिंग। ये तो बहुत ही बढ़िया इंसाइट है। चलिए, अब जल्दी से वो की पॉइंट्स दोहरा लेते हैं जो एग्जाम के लिए या एक इन्वेस्टर के तौर पर जानना जरूरी है। जरूर। पहला, इसका उद्देश्य है प्राइस स्टेबलाइजेशन, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ाना और वॉलेटिलिटी कम करना। ठीक है। दूसरा, इसकी लिमिट, ये इशू साइज का ज्यादा से ज्यादा 15% हो सकता है। 15%? तीसरा, अवधि, सेबी के नियमों के मुताबिक ये लिस्टिंग के बाद 30 दिनों तक ही चल सकता है। बस 30 दिन? हाँ। और भारत में इसे CBI-CDR रेगुलेशंस के तहत अनुमति है। इसे एक स्टेबलाइजिंग एजेंट मैनेज करता है और इसके लिए पैसा एक अलग एस्क्रो अकाउंट में रखा जाता है। ये एस्क्रो अकाउंट वाला पॉइंट भी जरूरी है, पारदर्शिता बनी रहती है। बिल्कुल। और अगर एक लाइन में एग्जाम के लिए जवाब देना हो तो ग्रीन शू ऑप्शन एक मैकेनिज्म है जो अंडरराइटर्स को लिस्टिंग के बाद शेयर की कीमत को स्टेबलाइज करने के लिए 15% तक अतिरिक्त शेयर बेचने की अनुमति देता है। शानदार। कोई मेमोरी ट्रिक? इसे ऐसे याद रख सकते हैं, ग्रीन शू इज इक्वल टू अंडरराइटर्स को प्राइस स्विंग्स कंट्रोल करने के लिए ग्रीन सिग्नल। ये अच्छा है, ग्रीन सिग्नल। तो कुल मिलाकर ग्रीन शू ऑप्शन एक तरह का सेफ्टी नेट है। बिल्कुल, एक शॉक अब्जॉर्बर कह सकते हैं। ये लिस्टिंग के बाद शेयर की कीमत बहुत ज्यादा गिरने पर उसे सहारा देता है और बहुत ज्यादा उछलने पर उसे काबू में रखने में मदद करता है, जिससे बाजार में एक स्थिरता बनी रहती है और ये इन्वेस्टर्स और कंपनी दोनों के लिए एक भरोसेमंद माहौल बनाता है। सही बात है। जब इन्वेस्टर्स को पता होता है कि लिस्टिंग के बाद कीमत को संभालने के लिए कोई मैकेनिज्म मौजूद है, तो उनका भरोसा बढ़ता है। और अब जाते जाते आपके लिए सोचने के लिए एक सवाल। अगर ग्रीन शू ऑप्शन स्थिरता और भरोसा देता है, तो क्या इसे सभी आईपीओस के लिए अनिवार्य यानी मैंडेटरी कर देना चाहिए, खासकर छोटी कंपनियों के आईपीओस के लिए जहां वोलेटिलिटी का खतरा और भी ज्यादा होता है? इस पर सोचिएगा जरूर।